किसी भी कंपनी का 50 रुपये शेयर गिर जाए और वो सब कुछ सही चल रहा हो तो आपके मन में आएगी यार तो शेयर मार्केट बेकार है, 50 रुपये शेयर गिर दिया, क्यों गिरा, किस लिए गिरा, आप ये खोज में लग जाओगे। ये अपने हिसाब किताब को साइड में रखकर साइकोलॉजी चलाई जाती है। साइकोलॉजी क्या होती है? सर्किट में बंद हो गया, काफ़ी लोग फिर से कह रहे हैं सर इस शेयर को खरीदें। देखो सर, अभी भी जेपी एसोसिएट का जो शेयर है निगेटिव है। साफ सीधी बात ये है, जेपी एसोसिएट का जो अपर सर्किट सा खुद में बचाव करना चाहिए। यानी कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो भैया एक के एक पूरे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है ना कि मार्केट हाई में है और कभी ना कभी तो मार्केट एक करेक्शन तो दिखाएगी, ये भी हम सबको पता है। एसोसिएट ने अपर सर्किट लगा दिया, कुछ चीज़ें खोजेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि क्या जेपी एसोसिएट के अंदर हुआ है और क्या हमें सोचना चाहिए और क्या हमें देखना चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी एसोसिएट ने अपर सर्किट लगा दिया, कुछ चीज़ें खोजेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि क्या जेपी एसोसिएट के अंदर हुआ है और क्या हमें सोचना चाहिए और क्या हमें देखना चाहिए। क्योंकि हमारी सारी दृष्टि उस न्यूज़ के ऊपर है जिसके अंदर से कुछ चीज़ों में उजाले, और वो उजाले क्यों हैं उसको भी हमें समझना आना चाहिए, है ना। पूर्णतः हमें समझने में वर्क करना है, ये आप समझ लेना। वोडाफोन आइडिया के अंदर 2 बढ़िया न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे और बात करेंगे सर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरडा की। उसके ऊपर भी कुछ तथ्य जो हमने कल रखे थे उसके ऊपर भी आज हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि शेयर आज 6% यानी कि 17 रुपये करीब का गिर गया, तो उसके बारे में भी आज हम गतिविधियों को समझेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से हमारी रणनीतियां खुद को बचाने में लगी रहती है, और कल भी इसके ऊपर 7 से 8 मिनट मैंने आपको समझाया कि 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में कोई गड्ढा है, या बड़े बड़े लोग हमें समझा रहे हैं भैया ये थोड़ा सा संभल के हमें रहना है। तो ये वही बात हो जाती है कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप हो, मैं हूँ, बड़े बड़े विश्लेषक हो, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, सबकी सोचने की दृष्टि अलग अलग हो सकती है, सब अलग अलग तरीके से ही व्यापार करते हैं, काम करते हैं और अलग अलग तरीके से ही कुछ चीज़ों को समझते हैं। फिर भी हमें कुछ चीज़ें इस तरीके से समझनी चाहिए कि अगर हमारी स्थितियां हमें पता लग जाएं कि भैया गिरावट आगे हो सकती है, तो फिर हमें खुद को थोड़ा थोड़ा तो संभालना पड़ता ही है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो मार्केट हाई में है, शेयर भी हाई में है, ये आप और सब हमें पता है। आने वाले 23 तारीख को आपको पता है कि बजट भी है, और बजट में बाज़ार में काफ़ी अच्छी स्थितियां शेयरों में भी देखी जाती है, और उससे पहले कुछ शेयरों के अंदर जो गिरावट उछाल जो होते हैं लाजमी वहाँ पर कुछ मौके की तलाश भी होती है। फिर हमारी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से बड़े बड़े विश्लेषक हमें शांत रहने की प्रतिक्रिया बताकर गए हैं, तो फिर हमें आगे जाकर थोड़ा सा खुद में बचाव करना चाहिए। यानी कि मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो भैया एक के एक पूरे इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है ना कि मार्केट हाई में है और कभी ना कभी तो मार्केट एक करेक्शन तो दिखाएगी, ये भी हम सबको पता है। तो उस रणनीतियों को भी समझकर खुद में बचाव हमें आगे करने हैं, है ना। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। दूसरा, काफ़ी लोग शेयर मार्केट में जो बड़े अलग अलग ढंग से पैसा कमाने की सोचते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, खरीदना बेचना, जल्दबाजी में खरीदना, ये सब चीज़ों में लगे हों। मेरा मानना है कि इन चीज़ों के साथ अगर हमें इन्वेस्टमेंट में काम करना आ गया, अपनी रणनीतियों में काम करना आ गया और बाज़ार में हल्के से वर्क करना आ गया, वो भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। कुछ नियम हैं, उस नियम को आज हम तलाश करेंगे। सबसे पहले एक अच्छा नियम होता है किसी शेयर को देखना, उसके काम को देखना, उसके वजूदों को तलाश करना, पूरा फंडामेंटल जांच, न्यूज़ सब कुछ देखकर फिर उस शेयर के अंदर किसी चीज़ के लिए सिप लगाना। यानी कि आपका मकसद 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 5 साल का या बजट का, किसी भी चीज़ का है, तो वहाँ पर फिर कुछ कम शेयर लिए जाते हैं
और वो कम कम शेयर आपके जब गिरावट सी होती है तो उसमें भी वो एवरेज हो जाते हैं, क्योंकि आप तो भैया स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। तो जब कोई इवेंट आता है तो एकदम से ज़्यादा शेयर आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ये एक लालच को दर्शाता है जो एक्चुअल में जाकर आगे गलत ही साबित होगा। पर क्या करना है, सिप लगानी, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे फिर आगे की दृष्टि के लिए हो। ये होगा एक साधारण चीज़। दूसरा, कोई भी शेयर आपने अगर लिया है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट आ रहा है, किसी से कुछ मत पूछो, अपने प्रॉफिट की खुद तलाश करो और शांत तरीके से उस प्रॉफिट को लेते जाओ, फिर शांत तरीके से आगे बढ़ते जाओ। एक दूसरा तरीका ये भी है। तीसरा तरीका में हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, और वो तरीका है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है और डिविडेंड से पहले वो अपनी डेट जो बता देती है, उससे पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास तो शेयर है नहीं, और जो कंपनी 5, 7, 20, 50, 100 रुपये तक का डिविडेंड देती है, भैया मैं कंपनी को लूँगा, क्योंकि कंपनी बाद में एक डेट के बाद हमें, रिकॉर्ड डेट के बाद हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी और बाद में मैं बेच दूंगा। ये क्या है, ये भी एक लालच है। डिविडेंड मिलना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक बहुत बेस्ट चीज़ होती है, पर डिविडेंड को अचानक से हासिल करने वाली चीज़ें निगेटिव हो जाती हैं, क्योंकि आपका लालच ही इसलिए बढ़ा है कंपनी के अंदर, जो 2-4 दिन आपके पास हैं उससे आपने खरीदा। पर जो एक्चुअल डिविडेंड लेता है भैया, वो सालों महीनों रुकता है। वो ये नहीं देखता कि भैया मुझे आज और कल का डिविडेंड चाहिए, वो तो चाहता है भैया हर 3 महीने में मुझे डिविडेंड आता रहे। तो उस दृष्टि से काम करता है, जो दृष्टि से कंपनी के अंदर वो निवेशित होता है, तो वो पॉजिटिव संकेत है डिविडेंड लेने के। बल्कि वो नहीं है कि हम आज ही खरीद कर और रिकॉर्ड डेट में बाद बेच देंगे, ये तो एक ट्रैप हो जाता है। कहीं ऐसी घटनाएं कह लो वो भी साबित हुई है कि जहां लोगों ने डिविडेंड के माध्यम से शेयरों को पहले ज़्यादा उठाया, बाद में वो डिविडेंड से ज़्यादा भी जो आना था उससे ज़्यादा देकर वो गए हैं। तो एक ये चीज़ें त्याग दो, आसान बन जाओ, खरीदते ही शेयरों को ऊपर की तरफ मत देखो, बेचते ही शेयरों को बढ़ गया तो फिर दोबारा खरीदने की चेष्टा ना करो। जो शेयर आपके पास है नहीं, उस शेयर के अंदर लालच मत करो। जो शेयर आपके पास है उसकी गिरावट में भी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हमेशा अगर आप अपने शेयरों को प्रॉफिट में निकालते हैं तो आप कभी नुकसान में नहीं रहेंगे, ये आप देख कर चलना है ना। और लंबे समय का अगर आपको विषय बनाना है तो आपके पास दूसरा अकाउंट एक होना चाहिए साइड में। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी दूसरा अकाउंट खुलवा रहे हैं, खुलवाना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो सुपर थैंक्स भी भेज रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी एनालाइज के थ्रू ये चीज़ें आप सोच रहे हैं करने की, है ना। तो दूसरा अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं, जिससे आपकी जर्नी आगे तक हो सकती है। बाजार की तेज़ी में आकर खरीदना और गिरावट में आकर बेचना छोड़ दो, है ना। ये चीज़ें भी आपको छोड़नी पड़ेगी। ये है इन्वेस्टमेंट, ये है शॉर्ट टर्म, ये है आपका लॉन्ग टर्म। इन चीज़ों के साथ चलो, धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास ग्रोथ आती जाएगी, और वो यही एक आसान तरीका है जहां आप टिक जाओगे। वरना शेयरों में तो कभी भी उतार चढ़ाव होता जाएगा, ये आप समझ कर चलना। छोटी सी बात जेपी एसोसिएट में समझेंगे। जेपी एसोसिएट ने अभी कुछ दिन आपको गिरावट के बाद रंगीनता दिखाई, और आज शेयर अपर सर्किट में बंद हो गया। काफ़ी लोग फिर से कह रहे हैं सर इस शेयर को खरीदें। देखो सर, अभी भी जेपी एसोसिएट का जो शेयर है निगेटिव है। साफ सीधी बात ये है, जेपी एसोसिएट का जो अपर सर्किट लग रहा है उसे देखकर आप पॉजिटिव समझ रहे हो, तो ये यानी कि हमने मार्केट को फिर समझा नहीं है। देखो, हम समझेंगे कि क्यों, क्या न्यूज़ से आज जेपी एसोसिएट के अंदर तेज़ी के संकेत आए। अडानी ग्रुप का किसी भी कंपनी से नाम जुड़ना वो अपने आप में ही एक ऐसी चीज़ है कि भैया वो जिस कंपनी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो तो अपर सर्किट लगाना शुरू कर देती है। हुआ कुछ ऐसे ही है, एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ को भी समझो कि ये न्यूज़ है क्या और हम क्या समझ रहे हैं। जेपी एसोसिएट सीमेंट का जो उसका कारोबार है, यानी कि वो जेपी एसोसिएट के ही चीज़ों के साथ आता है ना। जेपी सीमेंट का जो कारोबार है वो जेपी एसोसिएट के ग्रुप के साथ ही आता है, तो उसी से संबंधित ये कंपनी है ना। तो यही चीज़ आई है कि अडानी ग्रुप आईबीसी के जरिए, यानी कि दिवालिया प्रक्रिया जो चल रही है उसके जरिए अगर ये पूर्ण हो जाती है, वो इनके सीमेंट के कारोबार को नज़र रख रहे हैं खरीदने के लिए। ये एक ऐसी न्यूज़ है जहां पर अंबुजा सीमेंट अपनी चीज़ों को अधिग्रहण करके, अलग अलग कंपनियों को अधिग्रहण करके आगे बढ़ने की स्थितियों में है। दक्षिण की तरफ भी अंबुजा सीमेंट तेज़ी के संकेतों के साथ है, और जिस तरीके से एसीसी अंबुजा सीमेंट जो अडानी ग्रुप का हिस्सा है, उनको नंबर 1 पर आने के लिए इस तरीके से किसी न किसी का कारोबार चाहिए।
अब जेपी एसोसिएट का जो कारोबार था, सीमेंट का कारोबार था, वो डालमिया भारत के साथ इनकी एक डील हो चुकी थी जो 5,666 करोड़ रुपए की थी। पर ऋणदाताओं ने जिस तरीके से दिवालिया प्रक्रिया की जो याचिका लगा रखी थी 6 साल 7 साल पुरानी, उसे मंजूर करने की स्थितियों से जब ये चीज़ें हुई तो डालमिया भारत पीछे हट गया। और भैया उसने कहा कि ये जो चीज़ें हुई हैं इसके पूर्ण सही होने के बाद ही वो चीज़ें देखेगा। तो अब जो इनका सीमेंट का कारोबार है, अन्य कोई कारोबार है, उसके लिए एक रास्ते खुल गए हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, जिसके अंदर जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी हो सकता है, अल्ट्राटेक हो सकता है, या आपका अडानी ग्रुप हो सकता है, डालमिया भारत हो सकता है। तो उनके लिए एक प्रतिस्पर्धा की चीज़ें सामने आ गई कि अगर ये आईबीसी के तहत दिवालिया की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो जो इनका कारोबार है उसको खरीदने के लिए इतने सारे खिलाड़ी आ रहे हैं। तो अब एक चीज़ समझो कि अगर जेपी एसोसिएट दिवालिया प्रक्रिया में जो लगा पड़ा है, अभी वो शुरुआती ही तो हो रहा है, अगर ये पूर्णतया दिवालिया हो गया तो इसके जो कारोबार बिकेंगे तो क्या उससे जेपी एसोसिएट का फायदा होगा? भैया कुछ नहीं होगा। न्यूज को समझो पहले। आईबीसी के जरिए इनके सीमेंट के कारोबार पर नजर रख रहा है अडानी ग्रुप। तो ये नहीं कि वो जेपी एसोसिएट को खरीद रहा है, जेपी एसोसिएट के जो अन्य कारोबार हैं। और अगर आपको समझना है कि जेपी एसोसिएट की चीज़ें ये पूर्णतः अलग तरीके से होती, आईबीसी के जरिए नहीं होती, तो तब ये पॉजिटिव होता। ये पॉजिटिव हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको समझना है कि भैया दिवालिया प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो चीज़ें बिकेंगी उसके लिए चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना है? हमें एक तलाश करनी है किस चीज़ की, कि ऋणदाता ही अब कुछ जेपी एसोसिएट के लिए कर सकते हैं। भैया ऋणदाता एक मुश्त किस्त हो गया या गारंटी वाली चीज़ों से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि भैया वो इन चीज़ों से खुश नहीं है, तो यहाँ पर जो भी कर्जा देना है वहाँ पर ऋणदाता जिस तरीके से ना खुश हैं, जेपी एसोसिएट ने क्या कहा था? एक मुश्त किस्त दूंगा, और वो बहुत कम कहा था, तो उन्हें पसंद नहीं आई। तो वहाँ से रास्ते खुलेंगे ये कि हाँ भैया ये अब आईबीसी की चीज़ों के साथ नहीं जाएगी, फिलहाल उसी चीज़ में है ये। और उसके जरिए से अन्य खिलाड़ी जो इसके कारोबार पे नज़र रख रहे हैं, तो भैया ये एक निगेटिव चीज़ है। समझा करो पहले न्यूज़ को। हाँ, इसके उलट कोई अच्छी न्यूज़ और आई हो भैया, वो मुझे अभी देखने को नहीं मिली है, ये आप समझ लेना। अगर कुछ न्यूज़ शाम तक रात तक आ गई तो मैं भैया उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अडानी ग्रुप सीमेंट का कारोबार खरीदने वाली चीज़ें लोगों ने कॉल भी किया, मैंने कहा भैया अब समझाई जाएगी ये चीज़ें। तो समझ में आ गया ना आपको कि वो आईबीसी के जरिए खरीदने की चीज़ें सोच रहे हैं, डायरेक्ट जेपी एसोसिएट से नहीं खरीद रहे हैं। वो जब दिवालिया हो जाएगी, संपत्तियाँ बिकेंगी, उन चीज़ों के साथ है, चाहे वहाँ पावर का कारोबार हो, सीमेंट का हो या अन्य कोई कारोबार हो। चीज़ें समझो, अभी मसले फंसे हुए हैं, है ना। तो हम यही चीज़ नहीं समझते। बाकी आगे चीज़ें सब सही होंगी तो वो ऋणदाता की वजह से होंगी। ये टॉपिक समझ में आ गया, इसको आपको समझकर चलना है। अब बात करेंगे इरड़ा की। सर देखो सर, कैपिटल यानी कि फिलिप कैपिटल जो ब्रोकरेज फर्म लोकल है हमारा देश का, उसने 56% की गिरावट जो इरड़ा के शेयरों में दी। बातों को समझो। जब ये न्यूज़ आई तो मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, चाहे दूसरा चैनल हो चाहे इसमें हो, और मैंने समझाया कि भैया फिलिप कैपिटल ने ये चीज़ें बताई हैं और ये अपनी आय वृद्धि, ऋण वृद्धि की चीज़ों के साथ उसने ये चीज़ें हमारे सामने रख दी हैं। पिछले 1 महीने के अंदर शेयर 55% तक के भागा है। 1 महीने के अंदर शेयर 55% तक के चढ़ गया है। तो ये भी जल्दबाजी में शेयर ऊपर की तरफ है। अब जब हमने इस न्यूज़ को सुना तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि ये 350, 400, 500 तक जाएगा, ये तो एक रणनीति है हमारे हाथों से शेयर निकालने के लिए। कुछ जगह अपने हिसाब किताब को साइड में रखकर साइकोलॉजी चलाई जाती है। साइकोलॉजी क्या होती है कि अगर 17 रुपये करीब का आज शेयर गिरता, बाई चांस गिर तो गया, और अचानक से गिरता और ये न्यूज़ ना आती फिलिप कैपिटल वाली, जो आपको पता ना होती, आती ना ये, और 17 रुपये गिरता, तो क्या आपको ये चीज़ें हजम होती? आप क्या कहते हैं? फंसा दिया हमें, एकदम से कैसे गिर गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये हो गया वो हो गया। कितने सवाल हो जाते हैं। एक दिन पहले न्यूज़ आई 56% गिरने की चीज़ों के साथ है, और अभी 6% गिरा है, 50% अभी भी बचा है। और जो लोग कह रहे हैं कि 17 रुपये गिर गया, यहाँ से कुछ तलाश करें, हो सकता है आगे जाके वो तलाश सही हो जाए।
पर जो चीज़ गिर रही है और उस पर निगेटिव न्यूज आ रही है वो हम सबके सामने आ रही है। तो अभी तो बजट के मसलों से कुछ शेयर संभल भी सकते हैं, ये आपको समझना। पर फिलिप कैपिटल ने इतना बड़ा बयान इतने बड़े चैनलों में दिया और उसका असर तो इसमें पड़ा और करीब 6% तक के शेयर गिर गया। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम क्या कह रहे थे कि हमारे हाथों से शेयर निकालने का तरीका है, पर हमारे हाथों से शेयर निकालने का तरीका होगा तो होगा, वो सबको पता है कि आगे जाकर शेयर को सही होना है। पर जो ये 17 रुपये का गैप आया, क्या ये 17 रुपये जो हम अपना प्रॉफिट बचा सकते थे या कुछ हम वेट कर सकते थे? हमेशा ऐसे शेयरों के अंदर जो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं उसमें लंबा समय बनाइए विषय। ग्रीन एनर्जी वाली चीज़ें, कल ये न्यूज़ देखकर मैंने आपको इस वजह से इसके अंदर संकेत बताई, भैया 6 साल है और 6 साल 2030 तक के हमें देखने हैं 500 गीगावाट के लक्ष्य। और एड़ा आपको पता ही उसी नवकरणीय ऊर्जा के तहत अपने लोन प्रोवाइड करता है, पर उससे पहले जो एक न्यूज आ गई उसको भी हमें समझना है। तो कुछ चीज़ों में कुछ चीज़ें साइड में, अहम वहम साइड में और साइकोलॉजी चलाई जाती है। एक सवाल करो अपने से कि अगर आज किसी भी कंपनी का 50 रुपये शेयर गिर जाए और वो सब कुछ सही चल रहा हो तो आपके मन में आएगी यार तो शेयर मार्केट बेकार है, 50 रुपये शेयर गिर दिया, क्यों गिरा, किस लिए गिरा, आप ये खोज में लग जाओगे। पर अब नहीं कोई पूछेगा क्योंकि फिलिप कैपिटल ने एनालाइज करके बताया, पूछने का ही नहीं कोई कि भैया ये क्यों गिरा, क्योंकि आपको पता है कि ये न्यूज़ कल आई है। तो यहाँ जो भी चीज़ें मार्केट में चलती जाती है उसे भापना है, उसे भापो और आगे की तरफ बढ़ो। तो इरड़ा आगे के लिए बहुत बेस्ट है। एक न्यूज़ इसके अंदर और गुड है और वो फ्यूचर की चीज़ों के साथ बताई गई है। जिस तरीके से चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमित बागड़िया ने कहा है कि 270 के सख्त स्टॉप लॉस उन्होंने बताए हैं, 270 रुपए के सख्त स्टॉप लॉस उन्होंने बताए हैं। जब तक के 270 से ऊपर है तो ये निकट भविष्य में, निकट का मतलब जल्दी, जल्दी का मतलब 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक, ये निकट भविष्य मान लो फ्यूचर, तो वहां तक के ये 300 से 330 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये अब चॉइस ब्रोकिंग की भी एक चीज़ें हमें समझनी है कि 300 से 330 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पर निकट भविष्य यानी कि पास का फ्यूचर, और वो आपको 6, 7, 8 महीने जब भी हो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी हमें चीज़ें 270 का स्टॉप लॉस उन्होंने बताया और उन्होंने कहा भाई 350 भी जा सकता है। अब उन्होंने भी ये चीज़ें कह दी हैं तो यहाँ अब हम समझ गए हैं भैया इस शेयर के अंदर जब तक कि दृष्टि आपकी करीब 5 साल की नहीं बनेगी, यहाँ उतार चढ़ाव इस तरीके से मार्केट में आते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जब भी इस तरीके से न्यूज़ आए, भाई भले वो ना हो वो अगले दिन, पर उसे हमें समझना है, चीज़ों को देखना है कि अगर शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव ही नहीं रहेंगे वो मज़ा नहीं आएगा कि कब हमें मौका चाहिए, कब हमें एग्ज़िट चाहिए। वो मौका कभी नहीं मिलेगा जब हम सिचुएशंस को नहीं समझते। काफ़ी कमेंट आए हैं और कमेंट में ये भी कहा गया है कि जल्दी ही ये तो निकालने की रणनीतियाँ हैं, 350 हमें ये देखना चाहिए। देखो सर, हमारे अपने व्यू हमारे अपने हो सकते हैं, पर हमें मार्केट के चीज़ों के साथ चलना है ना। कल को अगर यही शेयर हमारे पास हों और ये 350 में जाए तो वहाँ पर हमारी मर्जी, हम 320 में निकले, 330 में निकले, है ना। तो इसलिए अपनी चीज़ों में विश्वास कीजिए और साथ साथ जो न्यूज़ आ रही है उस पर भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया को साइकोलॉजी के अनुसार चलाइए। जहाँ अपने प्रतिक्रिया साइकोलॉजी के अनुसार चलनी शुरू कर दी, वहाँ आपके साथ कुछ अच्छे संकेत बन सकते हैं सर, है ना। और काफ़ी लोग, जैसे फिर बता रहा हूँ मैं आपको, काफ़ी लोग जैसे हमें बार बार बोल देते हैं भैया, मैं कई लोगों मुझे जो सेंड करते हैं, किसी की टेलीग्राम सेंड कर दिया, सर देखो ये तो टारगेट बता रहा है आप भी शुरू कर दो, ये व्हाट्सअप बता रहा है आप भी शुरू कर दो, ये इंस्टाग्राम में चीज़ें बता रहा है कि भैया यहाँ ख़रीद लो वहाँ बेच लो कि सर आप भी। सर मैं इस चीज़ को कभी शुरू नहीं करूँगा, मुझे पता है एक तो ये खिलाफ़ है, दूसरा अगर हमें किसी शेयर की रणनीति ही नहीं पता है, उसके काम ही नहीं पता है, तो फिर हमें टारगेट जानकर मिलेगा क्या। सबसे पहले आप ये समझो, टारगेट भी वहीं हासिल किए जाते हैं जहां आपको उसके काम पता हो, और जब आपको काम नहीं पता होते तो टारगेट में आप विफल हो जाओगे, क्योंकि जैसे ही वो गिरा आप टेंशन में आ जाओगे। इसलिए ये चीज़ें कभी भी नहीं होगी, हमें तो सिचुएशंस में काम करना है, वो समझना है।
वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रही है गुड न्यूज़, और ये गुड न्यूज़ वैसे दो तरीक़ों से है। पहला तरीका समझेंगे कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में RVNL आपका वोडाफोन आइडिया और अन्य कई शेयरों को शामिल किया जा सकता है, एक रूपरेखा के तहत किया जा सकता है। और अगर ये चीज़ें, चलो हम तो वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी भी आपको देखने को मिली है, और अगर ये चीज़ें वोडाफोन आइडिया में होती है तो करीब 1.2 अरब डॉलर का निवेश वोडाफोन आइडिया के अंदर आ सकता है। अब ये चीज़ें जो होंगी 13 तारीख को इसके बारे में, यानी 13 अगस्त को इसके बारे में पता लगेगा। तो अभी 13 अगस्त हमें देखना है कि क्या MSCI इंडेक्स में अन्य शेयरों के साथ वोडाफोन आइडिया के भी नंबर आता है, और अगर वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है तो 1.2 अरब डॉलर का जब निवेश आएगा तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को एक अच्छा खासा बढ़ोतरी अपने आगे की चीज़ों के लिए बनेगी। सबसे पहला एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि क्या वोडाफोन आइडिया किसका इंतजार कर रहा है 5G के लिए, जब इसके पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो कब हमारे सामने 5G आएगा। ये मुझे थोड़ा सा अलग मैटर लग रहा है कि यहीं से थोड़ा मैं कमज़ोर हो जाता हूँ कि हाँ सब कुछ तो सही होता जा रहा है, पर जिसके अंदर इसकी नींव खड़ी होगी 5G वो हमें कब पता लगेगा। मैं थोड़ा सा इसमें, इतनी गुड न्यूज़ तो हैं सारी MSCI इंडेक्स में शामिल होने वाली न्यूज़ कि सर क्या चीज़ है ये, नई कब तक होगा 5G, तो थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं ना। तो एक चीज़ और समझेंगे, एक गुड न्यूज़ और निकल कर आई है। सिटी ने, ब्रोकरेज फर्म जो है सिटी, उसने इसके बाय की रेटिंग उसने कायम रखी है और करीब 39% की बढ़त के साथ वोडाफोन आइडिया के शेयरों को देखा। भैया बहुत बड़ी बात कर दी सिटी ब्रोकरेज ने इस तरीके से। देखो सर क्यों करिए, अब आप एक चीज़ समझो। आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो, अन्य हो, इनके ऊपर AGR ड्यू की चीज़ें चल रही हैं, और जो वोडाफोन आइडिया कह रहा है कि भैया जो हमें AGR ड्यू देना है उसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं डॉट के द्वारा वहाँ पर वो नहीं है जो उनको देना है ना। तो यानी कि सुधारात्मक याचिका वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है, और वहाँ से गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। और इसी गुड न्यूज़ की वजह से सिटी नेटवर्क ने इसके 39% के अब के जो टारगेट भी उन्होंने बताए कि हो सकते हैं। देखो सर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये एक लाजमी गुड न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया के द्वारा सुधारात्मक याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दे दी है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हो गया है। वोडाफोन आइडिया के अंदर AGR का ड्यू जो है 58,254 करोड़ का है, और इसमें से वोडाफोन आइडिया ने करीब 7,854 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। भैया अगर ये सुधारात्मक वाली याचिका हो जाती हैं तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को जो देना है उसमें कमी आ जाएगी, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विचार करने की सहमति दे दी है। भैया ये विचार करने की सहमति है, इस पर डेट लगेंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये पॉजिटिव संकेत है। और इसी पॉजिटिव संकेत के देखते हुए जो सिटी ने इसके जो टारगेट 39% अप में दिए हैं तो वो इस वजह से दिए हैं। तो अब ये जब चीज़ें होंगी तब वो चीज़ें होंगी, तो फिर भी समझना है गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है ना। तो वोडाफोन आइडिया गुड न्यूज़ के साथ तो है, पर हमारा विचार 5G कब आएगा वो 5G उस पर है, क्योंकि जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाएं एंड में जब 5G की चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, तो वो भी चीज़ें हमें समझ कर चलनी पड़ेगी। तो बाज़ार में नॉर्मली काम भाई खरीद रहे हो तो जहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट लगता है बेचो, एक तरफा काम करने की स्थितियों में रहो कि भैया आपने जो टारगेट देखे हैं काम को समझो, सिप करके चीज़ों को इकट्ठा करो, जहाँ प्रॉफिट आ रहा है अपना प्रॉफिट देखो, फिर दोबारा से एक रणनीति बनाओ। ये एक आसान तरीका है। डिविडेंड वाले शेयरों को जो आप खरीदते हैं अचानक से, वो लाजमी एक धोखा हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ सोच रहे हैं कि भाई 2-4 दिन में डिविडेंड मिल जाएगा, तो इस चीज़ से थोड़ा हमें चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपको मार्केट में समझा दी है। इरला के ऊपर जो न्यूज़ कल आई इसके भी संकेत आज मैंने आपको समझा दिए, दूसरे संकेत चॉइस ब्रोकरिंग के भी आज मैंने आपको समझा दिए। इसलिए थोड़ा साइकोलॉजी पे वर्क और स्थितियों को समझो, स्थितियों पे काम होता है कि कल एक ये न्यूज़ आई तो आज 17 रुपये गिर दिया, तो ये स्थितियाँ होती हैं, इसको समझना पड़ता है। जाइए भले 400-500 में जहाँ भी जाए ना, स्थितियाँ समझेंगे। जेपी एसोसिएट ने जो आज अपर सर्किट लगाया, थोड़ा स्थितियाँ समझो वहाँ पर भी कि IBC के जरिए अगर अडानी ग्रुप या अन्य कोई खरीदे तो क्या इससे जेपी एसोसिएट का फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होने का इससे फायदा ना, थोड़ा सा चीज़ें समझो। अब जेपी एसोसिएट अच्छा कब होगा? जब ऋणदाता मानेंगे कि हाँ भैया तो एक मुश्त किस्त जो दे रहा था थोड़ा बढ़ाकर दे दे, या अगर वो कहेगा हम बढ़ा रहा हूँ, तो वो असली मसले अलग है ना, वो न्यूज़ हमें तलाश करनी पड़ेगी। फिलहाल तो ये IBC की चीज़ों के साथ है।
जो एक दिवालिया प्रक्रिया की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा ये निगेटिव चीज़ है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी एनालिसिस को इतना तेज कर लो कोई भी आपको आपके हाथ पकड़कर शेयर खरीदवा ना सके, ना बिकवा सके। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।